जय हिंद, वंदे मातरम। सुधीजनों, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना आतंकी घटनाओं की कड़ी में सबसे गिरी हुई और क्रूर कार्रवाई थी। धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी गई। हमास ने इजराइल में 7 अक्टूबर को हमला किया था। आपको याद होगा, एक गर्भवती स्त्री का पेट फाड़कर और फिर उसमें से बच्चे को निकालकर उसका गला काटकर उसका खून पिया था हमास वालों ने। दुनिया हैरान है ऐसी घटनाओं से, दुनिया स्तब्ध है ऐसी घटनाओं से। और आखिर इस तरह की घटनाओं का काउंटर क्या होना चाहिए? भारतवर्ष भी लगातार आतंकी घटनाओं को सहन करते करते 1947 से आज 2025 पे आके खड़ा हो गया है। भारत ने पहलगाम की घटना का काउंटर अटैक की तैयारी शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। याद करें सुधीजनों, प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जो सोचा भी नहीं होगा, उस कल्पना से परे की सजा उसे हम देंगे। उस समय भारतवर्ष के तमाम लोगों को यह समझ में ही नहीं आया कि कल्पना से परे की सजा भारतवर्ष आखिरकार पाकिस्तान को क्या देगा। बैठकें हुई और कुछ कार्रवाइयां तत्काल की गईं। सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को जो भारतवर्ष के अंदर थे, उनको भारतवर्ष छोड़ने का आदेश दिया गया। 21 देश के राजनयिकों को पहलगाम की घटना से अवगत कराया गया और लगातार सेना के साथ बैठकर कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई। देश उद्वेलित हो रहा था। देश को समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना के रिएक्शन में भारतवर्ष इतना विलंब क्यों कर रहा है। देश में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू की गई। सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबको विश्वास में लिया गया और धीरे धीरे 13 दिन का वक्त गुजर गया। 15वें दिन की जब शुरुआत हुई तो भारतवर्ष कार्रवाई शुरू करने की स्थिति में था। 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतवर्ष ने अटैक किया और लगभग 100 आतंकी मारे गए। भारतवर्ष ने तत्काल स्पष्ट किया, सुधीजनों, कि अभी हमने मात्र आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और यदि पाकिस्तान ने काउंटर किया तो हम आगे की कार्रवाई भी उस पर सुनिश्चित करेंगे। आतंकी ठिकाने तो ध्वस्त हो चुके थे, तो आगे की कार्रवाई क्या होनी थी? जाहिर सी बात थी, चूंकि अटैक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे था, लिहाजा पाकिस्तान को अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ तो करना था। पाकिस्तानियों ने 8 मई की रात में 300 ड्रोन से भारत के रिहायशी और सैनिक ठिकानों पर हमला किया। बड़ा पुरजोर हमला था। एक भी ड्रोन अगर भारतवर्ष में कहीं गिरता तो जाहिर सी बात है वो कैजुअल्टी करता, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को इस हालात में पहुंचा दिया कि पाकिस्तान का एक भी एयरक्राफ्ट
हवा में उड़ने के काबिल नहीं रह गया और साथ ही चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने अब एक भी और हिमाकत की और आतंकी घटना करने की जुर्रत की तो हम इसे युद्ध की श्रेणी में रखेंगे। यह बड़ा खतरनाक वाक्य था और मुझे जहां तक याद आता है 1947 से लेके अभी हाल तक भारतवर्ष ने इतने कठोर शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी थी। एक भी आतंकी घटना युद्ध की श्रेणी में, यानी हम कोई डोजियर नहीं देंगे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। शतरंज की अब वह चाल थी भारत की तरफ से जिसने पाकिस्तान की हर कार्रवाई पे मुंहतोड़ जवाब का दरवाजा खोल दिया। भारत ने पहली बार बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हम बातचीत आपसे करेंगे भी तो आतंकवाद और पीओके पर ही वो बातचीत होगी। और हां, ख्याल रखिएगा, दुनिया का कोई भी राष्ट्र हमारे बीच मध्यस्थ नहीं बन पाएगा। यानी बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। लेकिन सुधीजनों, इन सारी घटनाओं में कल्पना से परे की सजा आखिर क्या थी? 9 आतंकी ठिकानों का हमला? बिल्कुल नहीं सुधीजनों। 11 पाकिस्तानी एयरबेस का ध्वस्त होना? हरगिज नहीं सुधीजनों, यह भी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कल्पना से परे भारतवर्ष को तरफ से पाकिस्तान को क्या सजा दी गई? दरअसल आने वाले वक्त में पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पाकर पाकिस्तान को मारना, यह कल्पना से परे की सजा है भारतवर्ष की तरफ से। 1947 से आज तक किसी भी भारतवर्ष के हुक्मरान को यह बात समझ में नहीं आई थी कि हम इस तरह का भी वाटर अटैक पाकिस्तान पे कर सकते हैं। विश्वास जानिए सुधीजनों, घुटनों पर आ जाएगा पाकिस्तान और पानी की रहम मांगेगा। आतंकी और पीओके देगा तो शायद जिंदा रहने के लिए भारत पाकिस्तान को पानी देगा। यह है कल्पना से परे की सजा की बात प्रधानमंत्री के शब्दों में। और दूसरे शब्दों में, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ यह ट्रेलर रिलीज हुआ। लेकिन जिस बात को कहने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं सुधीजनों, जरा सोचिएगा, इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री से लेकर सेना पर सवाल उठाने वाले लोगों की कमी अपने ही देश में कम नहीं है। प्रधानमंत्री पे सवाल जवाबों की अपेक्षा रखता है। जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से आना भी चाहिए। पर सेना पे राजनीति गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है। इसको यूं समझिए कि कालिदास की तरह जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काटने के बराबर की यह हरकत है। सेना को आप गाली दें या सेना की प्रशंसा करें, वह सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेगी, क्योंकि सेना की सिखलाई ही कुछ इसी प्रकार की है सुधीजनों। वह कोई पाकिस्तान की सेना थोड़ी है सुधीजनों कि पाकिस्तान का कोई हुक्मरान अगर सेना के बरखिलाफ बोलेगा तो उसे फांसी के फंदे पर लटका देगा। क्या ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई है? हुई है। आप पन्नों को थोड़ा इतिहास के पलटिए तो कई राजनीतिज्ञ पाकिस्तान के
फांसी के फंदे पे झूलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा हो, यदि सेना का मनोबल गिराएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष ही क्यों ना हो, क्योंकि सेना का मनोबल गिराने का अधिकार किसी के पास नहीं है। क्योंकि सेना हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा कर रही है, और अगर वह सुरक्षा पंक्ति टूटी तो कहां से आएंगे हम और कहां जाएंगे आप। आज मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। वह उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी की 100वीं बटालियन में एनसीसी के प्रथम कमांडिंग ऑफिसर थे। 1962 के युद्ध में 3 साल उन्होंने भारतीय सेना की सेवा की। और जानते हैं सुधीजनों, घर में मेरे इंडिया टुडे से लेकर कई साहित्यिक पत्रिकाएं पिताजी मंगाते थे। सुधीजनों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया टुडे पढ़ने के बावजूद, जो कि एक पॉलिटिकल पत्रिका थी, अपने पिताजी को मैंने कभी अपने संपूर्ण जिंदगी में पॉलिटिक्स पे बातचीत करते हुए न तो देखा और ना ही सुना। बड़ी दिलचस्प यह आदत थी मेरे अपने पिताजी की। मैंने बचपन में सुना था कि फौज में औरतों पे, राजनीति पे, धर्म पे और सेक्स पे बातचीत नहीं की जाती, मनाही है। जानते हैं क्यों सुधीजनों? क्योंकि यह माना जाता है कि ये सारे विषय अपने आप में झगड़े की जड़ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं सुधीजनों कि राजनीतिक पार्टियां इन बातों को कब समझेंगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री हो, सेना उसके साथ कार्य करेगी। सेना के साथ प्रधानमंत्री को भी अच्छे कार्य अगर किए जाएं तो उसका श्रेय मिलेगा। यह तो बहुत हास्यास्पद बात होगी कि विश्व कप क्रिकेट का फाइनल भारतवर्ष जीते और श्रेय सिर्फ टीम को दिया जाए, कैप्टन धोनी को नहीं। उसी प्रकार 1971 के युद्ध का सारा श्रेय प्रधानमंत्री उस समय की तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाए और आज के ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को न दिया जाए, तो यह तो गलत होगा। क्योंकि टीम के साथ जो भी कैप्टन होगा वो श्रेय का हकदार अवश्य होगा। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, हम और आप देश के हैं, इसलिए क्रेडिट भी सबकी होगी। विश्व में ऐसे कई देश हैं सुधीजनों जहां सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण अलग अलग देशों में अलग अलग अवधि और शर्तों के साथ लागू होता है। कुछ देशों में यह केवल पुरुषों के लिए अनिवार्य है, जबकि कुछ देशों में महिलाओं को भी इस सैन्य प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है। कुछ देशों में यह एक निश्चित आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, जबकि अन्य में यह सैन्य प्रशिक्षण चयनात्मक होता है, अर्थात आप शामिल हो सकते हैं और शामिल नहीं भी हो सकते। सैन्य प्रशिक्षण की अनिवार्यता के पीछे कई कारण होते हैं। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा तो सर्वप्रथम पहले स्थान पे होता है। नागरिकों को अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाना तथा आपातकाल में
वह विषम परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार रखें, यह शामिल होता है सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत। अब यहां सुधीजनों एक बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा कि विभिन्न देशों में कानूनन और नीतियां बदलती रहती हैं। इसलिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण वाले देशों की सटीक जानकारी इस समय देना संभव नहीं है, क्योंकि यह संख्या समय के साथ साथ बदलती रहती है। आइए हम आपको बताते हैं कुछ उन देशों के बारे में जहां आज वर्तमान में सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। ये बहुत बड़े मुल्क नहीं है, छोटे मुल्क हैं, और जाहिर सी बात है कि बड़े मुल्कों की प्रताड़ना से बचने के लिए यहां सैन्य प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है। इसके पीछे मात्र एक ही सिद्धांत कार्य कर रहा है कि सेना संपूर्ण देश के नागरिकों की सुरक्षा करे। उससे बेहतर है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं करे। जी हां, इजराइल का नाम पहले नंबर पे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यहां सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। नॉर्वे दूसरी कंट्री है और यहां भी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन चयनात्मक है। स्वीडन पुरुष और महिलाओं के लिए यह अनिवार्य है, लेकिन यहां भी यह प्रशिक्षण शिविर चयनात्मक है। दक्षिण कोरिया पुरुषों के लिए अनिवार्य है, यहां महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं किया गया है। रशिया, जी हां, ये नाम तो आप लगातार सुन रहे होंगे। यूक्रेन के साथ जो लगातार युद्ध लड़ रहा है, यहां पे पुरुषों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश, खूबसूरत सा देश है, और यहां भी पुरुषों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसी के साथ साथ यहां पे वैकल्पिक नागरिक सेवा भी इनको उपलब्ध कराया गया है। सिंगापुर यहां सिर्फ पुरुष सैन्य प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य स्थिति में रखे गए हैं। ईरान पुरुषों के लिए यहां सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। और मिस्र, जी हां, यहां भी पुरुषों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। ये विश्व के कुछ छोटे छोटे देश हैं जहां पे सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। कारण मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं, लेकिन मैं आज के इस संदर्भ में इस बात को क्यों कह रहा हूं? मेरी व्यक्तिगत सोच है सुधीजनों कि भारतवर्ष के अंदर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। और साथ ही जो व्यक्ति यह ट्रेनिंग पूर्ण करने में अक्षम हो, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सेना का आदर न कर सके, वह हमारा संसद सदस्य कैसे हो सकता है? और इसके पीछे सिर्फ मेरी सोच इतनी ही है कि अगर देश का वजूद जिंदा है, तभी हम सबका वजूद जिंदा है। आज सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।